दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। तो देख सकते हैं आप कि आप लोगों का 300 नंबर क्वेश्चन तक जो है हो गया था, ठीक है। 300 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। उससे आगे अब चलेंगे, ठीक है। तो उससे आगे चलने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक जानकारी दे दें, जो भी नए लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने पूरा सीरीज करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 300 तक, तो आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कीजिए, उसको भी देखिए और चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिससे जो है आपको पता ही है कि पूरा होल सिलेबस जो आपका जो लगभग 9000 के समथिंग जो अभी परमानेंट वैकेंसी आने वाली है एएनएम के लिए उसके लिए जो है होल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे हम, वो भी थ्रू और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि थ्योरी तो सब पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत कम ही कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है आप लोगों का पूरा जो है होल कोर्स का हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। पहले अभी आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अभी आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। अगर ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट होने के बाद आपका जो है PYQ करवाएंगे हम। जितने भी PYQ है लगभग 1000 प्लस PYQ आपको करवाएंगे। याद रखिएगा, जितना चीज़ बोल रहे हैं A to Z करके देंगे आप लोग को। इसमें आप लोग को तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 1000 प्लस PYQ देंगे। उसके बाद आपको 10 तो आपको जो है टेस्ट सीरीज देंगे हम, ठीक है। लास्ट में जब एग्जाम आपका आ जाएगा तो 10 जो है कम से कम मॉडल सेट आपको देंगे, जिसमें आप लोगों को तैयारी कितना हुआ है ये आपको जानने के लिए मिलेंगे और ये उसका पैमाना आपको आंकने का मौका मिलेगा उसमें, ठीक है। तो टोटल इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि एग्जाम में जाने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने से नहीं गुजरा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे। तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रीमिग्रेविडिया में प्रसव की द्वितीय अवस्था की अवधि होती है, ठीक है। बताइएगा इसका क्या अवधि होता है। 12 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 301। तो देखिए, मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ही, जब मैं पॉज लेता हूं तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आप लोग का तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 घंटे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, 2 घंटे। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लोकिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लोकिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह जो है सुपरफेशियल डिसिडुअल लेयर की स्लॉगिंग से उत्पन्न होता है, ठीक है। चिंता मत कीजिए, हर एक अंग्रेजी शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबका मतलब मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। तो इसीलिए पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उसके बाद हर एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। और सेकंड में यहाँ पे आप देखिए कि यह डिलीवरी के तुरंत बाद जो है डार्क लोचिया रूब्रा के रूप में एपियर होता है, ठीक है। देखिए एपियर जैसे हो गया, तो एपियर मतलब क्या होता है, मतलब दिखना, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा नंबर पे है कि यह एक सप्ताह के अंत में परिवर्तित होकर पिनाकिस लोकिया सीरोसा हो जाता है, ठीक है। और डी में है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अब जो है आपको सही उत्तर बताना है। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। अब इसका सारा का सारा हिंदी भी देख लेते हैं। तो चलिए अभी आप लोग को बता देते हैं कि सरफेसियल डिसिडुअल लेयर इसका मतलब क्या होता है। तो सतही डेसुआ परत, इसको हिंदी में सतही डेसुआ परत बोलते हैं, ठीक है। सतह मतलब जैसे आपका स्किन है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बोला जाता है। और स्लॉगिंग का मतलब होता है क्या, त्वचा का झरना या सरना, ठीक है। तो यह सुपरफेशियल डेसुआ लेयर की स्लॉगिंग से उत्पन्न होती है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो सतही डेसुआ परत है, वो सतही डेसुआ परत जो है ये जैसे कोई स्किन है, तो कहीं का भी बॉडी के कहीं के पार्ट का स्किन है, वो अगर सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो वहाँ से उत्पन्न होता है लोकिया, ठीक है। इसके बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे देख सकते हैं बी में वो बोल रहा है कि यह डिलीवरी से तुरंत बाद डार्क लोचिया रूबड़ा के रूप में एपियर होता है। एपियर मतलब दिखने लगता है। तो डार्क लोचिया रूबड़ा का मतलब आपको पता है। डार्क लोचिया रूबड़ा के मतलब आपको बताते हैं कि देखिए, जब भी डिलीवरी होती है, ठीक है, प्रसव के बाद जो है योनि से कुछ समय तक जो है गहरा लाल रंग का जो है द्रव स्राव होते रहते हैं, ठीक है। उसी टर्म को जो है डार्क लोचिया रूबड़ा बोला जाता है। समझ गए आप लोग। और तीसरा यहाँ पे आपको बोला गया है कि पिंकिश लोचिया सेरोसा, पिंकिश लोचिया सिरोसा, ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये होता है कि प्रसव के बाद जो है सामान्य स्राव होते हैं, जो गहरे लाल से जो बदल के जो है हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये बोला जाता है। तो तीनों चीज़ आप समझ गए यहाँ पे, तीनों चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जगह से निकलते हैं, ठीक है।
तो यह एक सप्ताह के ये देखिए पहला आपका ऑप्शन है कि यह सुपरफिशियल डिलीशियस लेयर की स्लॉगिंग से उत्पन्न होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह डिलीवरी के तुरंत बाद डार्क लोच या रुबड़ा के रूप में अपीयर होता है, ये भी सही होगा। यह एक सप्ताह के अंत में परिवर्तित होकर पिंकिश लोचिया सेरोसा हो जाता है, तो ये भी सही होगा। तो तीनों आपका क्या हो जाए, सही होगा, इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी गर्भवती महिला के 2 बच्चे पहले से ही हो तथा गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं हो तो तब ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री होगी, क्या होगी उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो बताइएगा आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते चले, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे G2 P2 और A नोट, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा गया है G3 P2 और A नोट, ऐसे करके सब में लिखा गया है, ठीक है, तो ये आप समझ गए। और सी में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, और डी में भी जो है G2 P3 और A नोट लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या होता है, ये गर्भधारण का इतिहास होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका 303 का सही उत्तर बी। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो बताइएगा मातृ मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण भारत में क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे का आप देख लीजिए कि एक युवा महिला जिसे 6 सप्ताह से एमेनोरिया है तथा प्रेगनेंसी टेस्ट एब्डोमेन एंड यूएसजी सोज इम्पेटी यूरेट्रस महिला का डायग्नोसिस होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है, इसमें तो पूरा अंग्रेजी में लिख दिया है, तो पहले आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए कि इतना बार का जो अंग्रेजी यहाँ पे लिख दिया है टाइप करने वाला, इसका मतलब आपका हो जाएगा कि गर्भावस्था परीक्षण में सकारात्मक आने और पेट का अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय खाली दिखने के कुछ संभावित कारण, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब आप समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, निदान। डायग्नोसिस का मतलब निदान होता ही है, तो ये समझते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि स्थायिक गर्भावस्था बोलते हैं इसको, क्या है, स्थानिक गर्भावस्था इसको बोलते हैं, अस्थायी गर्भावस्था इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे अंग्रेजी जो है, नेक्स्ट जो आपका पीडीएफ आने वाला है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पीडीएफ बन गया था, नेक्स्ट जो पीडीएफ आने वाला है सब में मैंने इसको हटा दिया है, और आपको जो है हिंदी में जो है बहुत अच्छा से कंटेंट मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि एक प्रेग्नेंट वोमेन, मतलब एक जो गर्भवती महिला है, उसमें रेट्रोवर्टेड यूटेरस के साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है। तो रेट्रोवर्टेड यूटेरस के पहले आप मतलब समझ लीजिए, और रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे दिखाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट्रोवर्टेड यूटेरस का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जो गर्भाशय आपका होता है वो एक्चुअली आगे की ओर झुकता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेट्रोवर्ट लगा हुआ है, तो ये गर्भाशय क्या होता है, आगे की वजह जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इसको भी क्या बोलते हैं, रेट्रोवर्ट यूटेरस बोलते हैं। और रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब आपका हो गया कि पेशाब का मूत्राशय में रुक जाना, ठीक है, पेशाब का मूत्राशय में रुक जाना रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया। तो इसका सामान्यतः पाया जाता है, तो पाया जाता है, तो बताइए 8 से 10 सप्ताह में पाया जाता है, 12 से 16 सप्ताह में, 20 से 25 और 30 से 32। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 25 सप्ताह में ये पाया जाता है। अब आगे आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था में सबसे सुरक्षित एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है, तो कौन सा ड्रग है उसके बारे में आपको बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है आपका रिफाम्सिन, तीसरा है आपका एथाम्ब्यूटोल, और डी में है आपका आयोसिनाइजिड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एथाम्ब्यूटोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे अब चलते हैं, आगे आप देख लीजिए कि मीनोपोज में कौन सा हार्मोनल चेंजेज होता है। हार्मोन का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, और चेंज मतलब कौन सा बदलाव होता है, तो यही पूछता है कि मीनोपोज में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला में आपका ऑप्शन दिया गया है कि FSH एंड HL, ठीक है, मैंने ये सारे चीज़ आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है
FSH दिया गया है, उसके बाद आपका HL दिया गया। देखिए FSH के बारे में भी आपको बताया है और HL के भी बारे में आपको बताया है। तो एक ही चीज़ को बार बार बताना जो है आप लोग को पता ही होगा क्या होता है इसका मतलब। तो देखिए ये बोलता है कि FSH और HL ये बढ़ जाता है, और यहाँ पे बोलता है कि एस्ट्रोजन ये घट जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड है तो मतलब घट जाता है। फिर यहाँ पे बोलता है कि ये घट जाता है, FSH HL और एस्ट्रोजन यहाँ पे है वो भी घट जाता है। और तीसरा में बोलता है कि FSH और HL फिर बढ़ जाता है और ये जो एस्ट्रोजन है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, और चौथा में बोलता है कि LH जो है ये बढ़ जाता है और TSH जो है ये भी बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इस सब का जो है एब्रीविएशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। 308 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। FSH एंड HL जो है ये बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन क्या है, घट जाता है। ठीक है, मीनोपोज में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है, तो क्या होता है, FSH और HL जो है बढ़ जाते हैं और आपका जो है एस्ट्रोजन घट जाते हैं। चलिए अब आगे का देखते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में योनि का लक्षण है। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में योनि का लक्षण है। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था में योनि का क्या लक्षण है उसके बारे में आपको बताना है। pH बढ़ जाता है उसका। ठीक है, ग्लाइकोजन कंटेंट बढ़ जाता है और उसका जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब होता है जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको पैथोजन बोले जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जो शरीर के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं शरीर के लिए, शरीर को इमेच्योर करते हैं, उसको इम्यून करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जब बोल दिया इसका मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे बोलता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा और चौथा में आपको बोला जाता है कि लैक्टोबैसिलाई की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्लाइकोजन कंटेंट का बढ़ जाना। ठीक है, ग्लाइकोजन कंटेंट का बढ़ जाना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ट्रिपल टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। ये तो आप सीधे बता दीजिएगा। इसका सीधा क्या हो जाएगा, सीरियम बेलिरियन, सीरियम बेलिरी बीन, सीरियम बेलिरी बीन ये टेस्ट आपका शामिल नहीं होता है ट्रिपल टेस्ट में। ठीक है, और सारे के सारे टेस्ट जो है इसमें शामिल होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। टेस्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टेस्ट का नाम क्या क्या दिया गया है कि MSAF होता है, HCG होता है और UE ये देखिए ये लिखा हुआ है UE-3 लिखा हुआ है। ठीक है, UE-3 लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, ये दोनों टाइपिंग एरर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ इम्यूनोएसी में काम लेते हैं, इम्यूनोएसी में काम लेते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ इम्यूनोएसी में काम लेते हैं। तो बताइए, ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है कि आयोडीन 125 कौन सा रेडियो एक्टिव को काम लिया जाता है इम्यूनोएसी में जब करते हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसमें से किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन 125 का, कोबाल्ट 60 का, रेडियम 625 का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, आयोडीन 125। चलिए अब आगे चलते हैं कि गर्भावस्था में जो है फीटस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गर्भावस्था में फीटस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है फीटस शब्द का प्रयोग, इसके बारे में आपको बोलते हैं। 0 से 3 सप्ताह तक के लिए, 0 से 5 सप्ताह तक के लिए, 2 से 8 सप्ताह तक के लिए और 9 सप्ताह से आगे के लिए, कब के लिए जो है इसका इस शब्द का फीटस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 सप्ताह के आगे। ठीक है, 9 सप्ताह के आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि एपिसोटोमी प्रसव की किस स्टेज में की जाती है, प्रसव के किस स्टेज में की जाती है। इसके लिए इसके बारे में, एपिसोटोमी के बारे में आप लोगों को जो है पिछले क्लास में मैंने पूरे बढ़िया से इसका डिटेल्स में एनालिसिस करके बताया है कि क्या होता है एपिसोटोमिस। ठीक है, तो कौन से स्टेज में, प्रसव के किस स्टेज में की जाती है एपिसोटोमिस, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि एमटीपी की लीगल परमिशन होती है, एमटीपी की लीगल परमिशन होती है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल्स में इसका बताया है कि क्या होता है ये। ठीक है, तो
ये पूछ रहा है कि एमटीपी की लीगल परमिशन, यानी कि जो है वैधानिक आदेश होते हैं, मतलब करने का परमिशन रहता है उसको। परमिशन कहने का मतलब है कि उसको आदेश मिल जाता है, कर सकते हैं वो। बहुत ऐसी चीज़ देखिए, बहुत ऐसे आपका ऑपरेशन होते हैं जो आपको बिना पूछे, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परमिशन कंसेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है कि लीगल परमिशन होती है तो किस में होती है। तो यहाँ पे देखिए कि 12 सप्ताह की गर्भावस्था तक, 16 सप्ताह की गर्भावस्था तक, और 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक, और 32 सप्ताह की गर्भावस्था तक। मान लीजिए कि अगर बहुत कम टाइम के लिए गर्भावस्था है तो आप उसका जो है एक्चुअली ये आपको बता रहा है कि टाइम के बारे में बता रहा है कि किस टाइम पे जो है आप इस एमटीपी को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम के बारे में आपको बता रहा है, तो ये लीगल होना चाहिए उस टाइम पे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक। तो देखिए यहाँ तक अगर गर्भस्थ है तो आप जो है यहाँ पे एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। एमटीपी आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि प्रेगनेंसी के किस सप्ताह से किस सप्ताह के मध्य प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू होकर पूर्ण हो जाता है। तो किस सप्ताह से किस सप्ताह तक जो है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू होकर पूरा मतलब डेवलप हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए अब इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, कि छठे सप्ताह से स्टार्ट होता है और 12वें सप्ताह तक ये जो क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है छठे सप्ताह से स्टार्ट होकर 12वें सप्ताह पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पूरे का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में आंसर डाल दिया है आप लोगों के लिए अच्छे से, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो इसका मैंने डाल दिया है, और अभी आपको जो है अभी आपको 315 इतना ही क्वेश्चन हुआ है, और आपको अभी और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो देखते हैं कि आगे कितना तक आपको करवाना पड़ सकता है, और करवाते हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कि लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, जिसमें प्रसव रूम होता है उसका टेम्परेचर के बारे में बोला जाता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसका। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 26 डिग्री होना चाहिए। तो लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, और आगे देख सकते हैं आप कि जन्मजात रूबेला का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। जन्मजात रूबेला का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि देखिए आपका बहरापन, मोतियाबिंद और हृदय संबंधी विकार, और डी में आपका दिया है कि क्लेफ्ट लिप्ट एंड क्लेफ्ट प्लेट। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 का सही उत्तर हो। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए पहले कि क्लेफ्ट लिप्ट एंड जो है क्लेफ्ट प्लेट, इसका मतलब आपका हो जाएगा, देखिए इसका मतलब आपका हो जाएगा कि देखिए किसी किसी बच्चे को जन्म के टाइम पे जो है ऊपर का ओठ जो है थोड़ा कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी को क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट बोलते हैं, या तालू उसका जो है कटा हुआ रहता है, तो उसी को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट प्लेट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको जो है मैंने कोशिश किया है कि जितने भी अंग्रेजी शब्द हो उसको हिंदी में कर दिया है, तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण है। द्वितीय अवस्था का लक्षण निम्न में से कौन सा होगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गुदा का चौड़ा होना व फैलना, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं कि नाभि नाल की औसतन लंबाई होती है। तो नाभि नाल की औसतन लंबाई कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख लीजिए कि गर्भवती महिला के सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है। गर्भवती महिला में सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है। तो कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है बताइए, कि फंडल, लेटरल और पेल्विक 1 और पेल्विक 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे पेल्विक 1। पेल्विक 1 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, चढ़ाई। इसका डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, चढ़ाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए कि लगभग 25% मैटरनल डेथ, ठीक है, मातृ मृत्यु जो है, ये आप लोगों को बताए थे, मातृ मृत्यु मैटरनल डेथ इस कारण से होते हैं। किस कारण से होते हैं, संक्रमण, प्रसूति, रक्तस्राव और अनुरक्षित गर्भपात और एक्लेम्पसिया।
तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रसूति रक्तस्राव। ठीक है, इसके कारण जो है 25% मैटरनल डेथ, मातृ मृत्यु होती है। मैटरनल डेथ मतलब मातृ मृत्यु होती है। तो पीटोसिन के इंडक्शन मतलब उसको अपनाने के दौरान होने वाला खतरा, पीटोसिन को अपनाने के दौरान होने वाला खतरा, इंडक्शन मतलब क्या होता है, अपनाना, अपनाना। तो पीटोसिन के इंडक्शन के दौरान होने वाला खतरा बताइए। आपका नीचे में ऑप्शन दिया गया है, बीपी का बढ़ जाना, संक्रमण, गर्भाशय का फट जाना या झिल्लियों का जल्दी फट जाना। तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये आप बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गर्भाशय का फट जाना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाले ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है। ठीक है, पीपीएच माना जाता है। तो बताइएगा, जब रक्त हानि, पीपीएच माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका, जब रक्त की हानि 50 ml से अधिक हो, 700 ml से अधिक हो, 100 ml से अधिक हो या 200 ml से अधिक हो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन एक, रक्त का हानि 50 ml से अधिक। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आया है कि पीपीएच, इसका मतलब मैंने आप लोगों को 200 बार समझाया है कि पोस्टपार्टम हेमरेज होता है और प्रसोवर रक्तस्राव होता है। ठीक है, प्रसोवर रक्तस्राव होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, कौन सी सबसे समान तथा आदर्श पेल्विस है, कौन सी सबसे समान और आदर्श पेल्विस है, इसके बारे में आपको बताना है कि एंड्रॉयड और गायनेक्वाइड और प्लेटी पैलोइड और एंथ्रोपोइड। तो कौन सा सामान्य पेल्वी है, इसके बारे में आपको बताना है, पेल्विस है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गायनेक्वाइड। गायनेक्वाइड आपका सबसे जो है सामान्य, ठीक है, आदर्श सामान्य पेल्विस है। आगे आप चलते हैं कि एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 300 कैलोरी। ठीक है, गर्भवती महिला द्वारा जो है एक्स्ट्रा 300 कैलोरी का एनर्जी उसको लेने की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं कि गर्भवती महिला द्वारा 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था में जो है गर्भस्थ शिशु के मूवमेंट महसूस करना कहलाता है। जब बच्चा गर्भ में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अपना हाथ पैर चलाते हैं, तो उसको महसूस करना क्या कहलाता है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 326, तो गर्भवती महिला द्वारा 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था के शिशु के मूवमेंट को महसूस, यानी कि शिशु के मूवमेंट को जो महसूस करते हैं गर्भ में, तो उसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी शब्द लिखे हुए हैं सबका मैंने यहाँ पे हिंदी आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, तब आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जितना हो सकता था मैंने उतना आपको हिंदी लिखने का कोशिश किया है सब में। तो इसमें बताइए आपका बिजली का गिरना, त्वरित करना या एमेनोरिया या दूध का छुड़ाना। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित करना। ठीक है, क्विकेनिंग, क्विकेनिंग मतलब त्वरित करना। चलिए अब आगे चलते हैं कि पीपीएच का कॉमनसेंट कॉज क्या है, कॉमनसेंट कॉज क्या है, मतलब सबसे मतलब कॉमन जो है, मतलब सब कुछ में जो रहता है, ठीक है, कॉमन कॉज क्या है, ठीक है, पीपीएच का होना। इसके बारे में तो अभी ही आपको बताया है, पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम क्या होता है, हेमरेज होता है। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, अप्रसवर रक्तस्राव होता है। ठीक है, तो कॉमनेस्ट कॉज इसका पूछ रहा है क्या होता है, कॉमनेस्ट कॉज जो है इसका क्या होता है, सबसे कॉमन तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए अंग्रेजी में भी ऑप्शन दिया गया है आपका, अंग्रेजी को छोड़िए हिंदी वाला देखिए, गर्भाशय की प्रायश्चित, और बी में दिया गया है उपनिगमन, और सी में दिया गया है जन्म की चोट, और डी में दिया गया है प्यूपेरियल पेप्सिस, प्यूपेरियल पेप्सिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भाशय की प्रायश्चित, गर्भाशय की प्रायश्चित। तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अब चलते हैं, आगे आप देख लीजिए, आगे का क्वेश्चन आपको है कि टीन एज प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, टीन एज प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, तो बताइएगा किशोरावस्था प्रेगनेंसी किसको कहते हैं। किशोरावस्था गर्भधारण जो होता है, टीनेज प्रेगनेंसी, टीनेज मतलब क्या हो गया, किशोरावस्था। तो ये प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, 15 वर्ष की उम्र से पूर्व गर्भधारण, 16 वर्ष की उम्र से पूर्व गर्भधारण और 18 वर्ष की उम्र से पूर्व गर्भधारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष की उम्र से पूर्व, यानी कि पहले ही गर्भधारण करना क्या होता है, टीन एज प्रेगनेंसी होता है। पूर्व मतलब पहले ही।
अब आगे चलते हैं कि प्री टर्म लेबर की संभावना होने पर कौन सी औषधियों का उपयोग करना चाहिए। बताइए, प्री टर्म लेबर की संभावना होने पर, यानी कि प्रसव से पहले जो लेबर होता है उसकी संभावना होने पर कौन सी औषधि का आपको उपयोग करना है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए उसके बारे में। देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे नीचे में कि जल पंजीकरण और म्यूकोलाइटिक, और तीसरा आपको दिया है टोकोलिटिक, और चौथा में दिया गया है कि कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोकोलिटिक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और अंग्रेजी में भी यहाँ पे सारे ऑप्शन का नाम लिखा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं कि पेल्विस में गर्भस्थ शिशु की स्थिति को समझने हेतु पेल्विस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पेल्विस में गर्भस्थ शिशु की स्थिति को समझने हेतु पेल्विस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि आईयूडी लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन इसका समाधान है, मतलब व्यवधान है, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता है। तो आईयूडी के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, आईयूडी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे जो है कॉमन इसका जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता है, वो क्या है इसके बारे में आपको पूछता है। तो पहला है कि दर्द, दूसरा है आपका रक्तस्राव, तीसरा है कि परफोरेशन, और चौथा है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रक्तस्राव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रक्तस्राव। आईयूडी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है इसके बारे में आपको बताना है कि गर्भाशय में होता है, फेलोनियन नलिका में होता है, और तीसरा में दिया है कि पेल्विस में होता है, और चौथा दिया है कि योनि में होता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या हो जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 332 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फेलोनियन नलिका में होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि सबसे पहले फेटल हर्ट साउंड का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले फेटल हर्ट साउंड का पता लगाया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहले का आप अगर लेक्चर देखे होंगे तो देख के आइए, पूरे डिटेल्स में मैंने फेटल हर्ट साउंड के बारे में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, भ्रूण की जो है हृदय की गति को सुनना ही इस प्रकार से होता है, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कब पहले बार इसको सुना जा सकता है इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? 8 से 10 सप्ताह के मध्य में इसको सुना जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि पुबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल है। पुबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल है। तो नीचे में दिया गया है कि कौन सी चीज़ जो है शारीरिक परिवर्तन में शामिल है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो प्यूबर्टी का मतलब भी आप लोग समझते होंगे, यौवनावस्था जो होता है। ठीक है, पहले किशोरावस्था होता है, टीनेज होता है, उसके बाद प्यूबर्टी होती है, यौवनावस्था होता है। तो ये बोला रहा है कि प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बताना है आपको। स्तनों का विकार होना, और पब्लिक एवं एक्सिलरी प्यूबिक और एक्सिलरी बालों की वृद्धि, और यहाँ पे दिया है मासिक चक्र की शुरुआत, और डी में दिया है उपरोक्त। तो पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने के बाद जो है आपको डी लगा देना है। ठीक है, यही पुबर्टी की यौवनावस्था की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, एक फीमेल में सामान्य मेनार्च किस उम्र पर होती है। ठीक है, मेनार्च किस उम्र पर होती है, एक महिला में सामान्य मेनार्च किस उम्र पर होती है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 13 वर्ष में। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। तो यहाँ पे बताइएगा आप कि कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 13 वर्ष में। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। तो चलिए, ये मैंने आपको बता भी दिया। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि मेनार्च का मतलब क्या होता है? रजो दर्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? रजो दर्शन इसका मतलब होता है, रजो दर्शन। मेनार्च का मतलब क्या होता है? रजो दर्शन होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। ब्रेस्ट के चारों तरफ फैट के मार्क्ड प्रोलिफेरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ब्रेस्ट मतलब स्तन के चारों तरफ फैट के मार्क्ड प्रोलिफेरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो बताइए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच, इसमें से कौन से हार्मोन होते हैं? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोजन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। मार्क्ड प्रोलिफेरेशन का मतलब हो जाता है कोशिकाओं का जो है बढ़ना। ठीक है, कोशिकाओं का चारों तरफ बढ़ना मार्क प्रोलिफेरेशन का मतलब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि एक जो है
पोस्टमेनोपॉलोसल महिला में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख हार्मोन है। ठीक है, प्रमुख हार्मोन है। और आपका ये पोस्ट मेनोपॉजल इसका मतलब होता है रजोनिवृत्त। ठीक है, रजोनिवृत्त होता है। तो एक पोस्ट मेनोपॉजल महिला में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, हार्मोन का बदलाव। ठीक है, हार्मोन का बदलना, रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, बदलना। ठीक है, और इसको हिंदी में HRT बोलते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। HRT के दौरान प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा हार्मोन प्रमुख है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। एक महिला में एक्यूट इंड्रोमेट्राइटिस होने की संभावना कब ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने में है और इसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है एक्यूट इंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदरूनी परत पे, गर्भाशय के अंदरूनी परत पे जो है सूजन वगैरह आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी देखिए शब्द आ रहे हैं उसका मैं आपको मतलब भी समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गर्भपात या प्रसव। गर्भपात या प्रसव के कारण जो है ये ज़्यादा संभावना हो सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID निम्न में से किस महिला में ज़्यादा सामान्य नहीं है। कॉमन मतलब सामान्य नहीं है, कॉमन मतलब सामान्य नहीं है। PID निम्न में से किस महिला में ज़्यादा सामान्य नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, एक 18 वर्ष की महिला जिसमें मासिक चक्र आता है, एक महिला जिसके एक से अधिक पुरुषों से यौन संबंध है, एक महिला जो कि गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग नहीं करती है, और डी में है गर्भवती महिला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गर्भवती महिला में जो है PID निम्न कॉमन जो है, यहाँ पे देखते हैं कि महिला में ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, गर्भवती महिला में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि HIV संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण है। तो बताइए कम होने का कारण क्या है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका है CD4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना, और दूसरा में आपका है कि CD4 लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि, और RBC की संख्या में कमी, और प्लेटलेट की संख्या में कमी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन एक CD4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना, CD4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना। ठीक है, CD और यहाँ पे पावर 4, लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से वह कौन सी संरचना है जो गर्भाशय को सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है, गर्भाशय को जो सपोर्ट प्रदान करती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, कि गोल लिगमेंट और ब्रॉड लिगमेंट और गर्भ ग्रीवा योनि जंक्शन, तो ये तीनों का तीनों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि पुरुषों में पाई जाने वाली जन्मजात विकृति की इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जन्मजात विकृति जो इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, पुरुषों में जो पाए जाते हैं उसके लिए कौन है। तो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं सारे के सारे, कि अवरोही वृषण और हाइपोस्पेडिया और कर्टाजेनर सिंड्रोम, और डी में आपका दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अवरोही वृषण, और इसका जो है हाइपोस्पेडिया, और तीसरा है आपका कार्टजेनर सिंड्रोम। तो ये तीनों का तीनों आपका जो है सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों होता है, इसीलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आप देखते हैं कि हाइपोस्पेडिया से ग्रसित व्यक्ति, अब नीचे दिया गया है क्या होते हैं, में शुक्राणुओं के उत्पन्न नहीं होता है, और दो में दिया है कि योनि में शुक्राणुओं का डिपॉजिट नहीं कर पाता, तीसरा में है मूत्र त्याग नहीं कर सकता है, योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणुओं को डिपॉजिट नहीं कर पाता। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि योनि में ज़्यादा गहराइयों में शुक्राणुओं को डिपॉजिट नहीं कर सकता है। डिपॉजिट मतलब छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो अब और यहाँ पे अगर आप
हाइपोस्पैडिया का मतलब समझना चाहते हैं तो ये एक ऐसा बीमारी होती है, ठीक है, जो जन्मजात होते हैं, जिसमें लड़कों के जो है मूत्र मार्ग होते हैं, वो जो लिंग होते हैं वो सिरे पे नहीं होके, मूत्र लिंग में जो मूत्र मार्ग होते हैं वो सिरे पे नहीं होके जहाँ पे अंडकोश होते हैं वहाँ पे उसका जो है ओपनिंग होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे योनि में ज़्यादा गहराइयों तक शुक्राणुओं को वो डिपॉजिट नहीं कर सकता है। ये एक्चुअली इसका मतलब इसका मतलब हाइपोपोस्पैडियाज का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं कि सामान्य वीर्य की पीएच होती है, ठीक है, सामान्य वीर्य की पीएच कितनी होती है ये आपको बताना है कि कितनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। 7.2 से लेकर 7.8 के बीच में इसका होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि पुरुषों में पाई जाने वाली कमी को जो इनफर्टिलिटी उत्पन्न करती है, ठीक है, पुरुषों में पाई जाने वाली कमी जो इनफर्टिलिटी उत्पन्न करती है। अब इनफर्टिलिटी का मतलब आपको समझा दें। इनफर्टिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि बांझपन, जिसको आप बोल सकते हैं, निसंतानता बोल सकते हैं, यही इनफर्टिलिटी का मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है कि वृषण का संक्रमण, वृषण कोष का तापमान बढ़ जाना और वृषणों का वृषण कोष में नहीं उतर पाना, और तीसरा है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। 3, 4, 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये सारे के सारे कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लीजिए कि वीर्य में शुक्राणुओं की समान संख्या होती है। वीर्य में शुक्राणुओं की समान संख्या होती है, इसके बारे में आपको बताने हैं। तो कितने सामान्य संख्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कितने होते हैं कि 20 मिलियन प्रति मिली या इससे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जबकि एक ही शुक्राणु जो है निषेचन के लिए सफिशियंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कितने होते हैं, 20 मिलियन होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि सेमिनल फ्लूइड के फ्रक्टोज की अनुपस्थिति कारण हो सकते हैं। सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज की उपस्थिति कारण हो सकते हैं, बताइए किसके कारण हो सकते हैं। तो नीचे में आपका ऑप्शन दिया गया है सभी का, तो उसके बारे में आपको जानना है कि एक वृषण की अनुपस्थिति, दूसरा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि की जन्मजात अनुपस्थिति, तीसरा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अनुपस्थिति, और चौथा में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेमिनल पुटिका की जन्मजात अनुपस्थिति, सेमिनल पुटिका की जन्मजात जो है अनुपस्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्रोस्टेट ग्रंथि की जन्मजात अनुपस्थिति। तो समझ गए आप। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब क्या होता है, वीर्य। इसका मतलब क्या होता है, वीर्य होता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी महिला सर्वाइकल कैंसर हेतु हाई रिस्क श्रेणी में आती है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर हेतु हाई रिस्क श्रेणी में आती है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सीधे मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कम उम्र में संभोग कर लेने वाली महिला, और कम उम्र में गर्भवती होने वाली महिला, और कम अंतराल से जल्दी बच्चों को जन्म देने वाली महिला। तो सर्वाइकल कैंसर जो है इसी सब में होते हैं, ठीक है, इसी सब में होते हैं, ठीक है। चलिए अब देख, और ये कैंसर होता कहाँ पे है, आपको पता है कि महिला के गर्भाशय ग्रीवा में ये कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, समझ गए आप लोग। तो अब आगे चलते हैं, आगे आप देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है। प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो शादी की उम्र बढ़ना, और कम उम्र में संभोग के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग करना, और रेडियोथेरेपी, और डी में है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्स के कारण जो एक दूसरे में डिजीज चले जाते हैं उसका प्रभावी उपचार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रेडियोथेरेपी। अब बोलता है प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है, तो रेडियोथेरेपी करके उसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक रोकथाम में आपका शामिल नहीं है सर्वाइकल कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे का आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि सामान्यतः एक व्यक्ति को पहली बार मूत्र त्याग करने की संवेदना कब अनुभव होती है, ठीक है, बताइए कब अनुभव होती है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे दिया गया है कि ब्लैडर में कितना आपको जो है मूत्र एकत्रित हो जाता है, तो आपको पहली बार संवेदना होता है मूत्र त्याग करने की, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है। ब्लैडर मतलब होता है मूत्राशय, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जब ब्लैडर में 150 से 200 मिलीलीटर मूत्र की मात्रा हो, ठीक है। जहाँ पे ब्लैडर मतलब जहाँ पे मूत्र जमा होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आज का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, आज का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन का, ठीक है, कंप्लीटेड हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपको
फिर कल के क्लास में क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए, और अगर आप PDF वगैरह चाहिए तो आप ज़रूर ही दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर से नए क्लास में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।